हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा। फिर आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैंने चलाए हैं। लगभग इससे पहले 11 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं। आज ये 12वीं वीडियोज़ है और मैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही जिस प्रकार के प्रश्न मैं लेकर के आता हूं फ्रेंड्स, उस प्रकार के ही प्रश्न अपने जो नेट एग्ज़ाम है JRF वाला, इसमें पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के मतलब फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसको भी भर दीजिएगा और उसमें अपनी तैयारी में लग जाइए और साथ में थ्योरी भी पढ़ते रहिए, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चंस होंगे और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, पूछा है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यानी इनमें से ऐसे कौन से कथन हैं, ABCD 4 कथन हैं, इसमें से ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है। तो पूछा है देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में, यानी 1/3 क्षेत्र में 1/3 यानी 1/3 क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से अधिक दर्ज की जाती है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। 750 मिलीमीटर से अधिक जो है दर्ज की जाती है, ये बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। आगे दूसरा है बी है देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। क्या फ्रेंड्स आपको लगता है ऐसा कि देश में जो सिंचाई होती है कुएं के द्वारा होती है? तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर कुएं से ओनली 5% जो है कुएं के माध्यम से जो है एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन सिंचाई वगैरह होती है। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो मतलब पूछा जाए कि जो देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, तो फ्रेंड्स प्रमुख स्रोत जो है जो डाउन वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसके द्वारा होता है। जैसे नलकूप वगैरह के द्वारा, नलकूप होते हैं, पंप सेट होते हैं, उनके द्वारा जो है 62 लगभग 63% कह सकते हैं यहाँ पर 62% जो सिंचाई होती है फ्रेंड्स, वो नलकूप और जो पंप सेट होते हैं उसके द्वारा की जाती है। ओनली 5% जो सिंचाई होती है वो कुएं के द्वारा होती है। उसमें भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो कुएं से जो सिंचाई होती है वो आंध्र प्रदेश में होती है। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कुएं से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो वो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश मतलब सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। और दक्षिण भारत में ये कुएं से ज़्यादा जो है सिंचाई की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है कुएं का जो है ज़्यादा है, अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, क्योंकि वो जो है प्लेट्यू क्षेत्र यानी पठारी क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये बात जो है गलत है, ये पूछा है कौन सा सही नहीं है। बाकी और देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी देश के उत्तरी मैदानों में प्रमुख प्रकार की मिट्टी है। बिल्कुल, जैसे गंगा का मैदान है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी देश के उत्तरी मैदानों में, जो उत्तरी मैदान है, प्रमुख प्रकार की मिट्टी है। बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। आगे है पर्वतीय क्षेत्र देश के सतह क्षेत्र का लगभग 30% है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो पर्वतीय क्षेत्र है देश का, पूरे देश का जो है लगभग 30%, 29 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन लगभग में है, तो 30% बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है दूसरा, पूछा है बांध थ्यूनन के मॉडल या सिद्धांत के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 में क्या होता है, उसमें 1 में मतलब बांध थ्यूनन मॉडल के अनुसार सकेंद्रीय वलय 1 में बाजार, बागवानी और दूध उत्पादन है। तो ये पूछा कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड बिल्कुल मार्केट होती है, बागवानी होती है, वहाँ पर दूध होता है, मिल्क वगैरह, बिल्कुल सही है पहले में। पूछा है बांध थ्यूनन के मॉडल सकेंद्रिक वलय सेकंड में उपजाऊ जल है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं चीज़ वही है, बस क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है बदल दिया जाएगा। जैसा कि आपने ये देखा, पूछ सकता है 1 या 2 में इसका सिस्टमेटिक क्रम लगाइए, 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है। ये ऐसे दे सकता है कि बांध थ्यूनन के मॉडल सेकेंडरी वाले में क्या 2 में जलाऊ लकड़ी का उत्पादन है। बिल्कुल 2 में जलाऊ लकड़ी है, पहले में बागवानी और दूध उत्पादन है, ये भी सही है। बांध थ्यूनन के मॉडल सेकेंडरी वाले 3rd में पशुधन है। तो फ्रेंड्स 3rd में जो पशुधन नहीं है, क्रॉप फार्मिंग होती है। यहाँ पर 3rd में जो होती है क्रॉप फार्मिंग होती है। पशुधन जो होता है वो 6 सबसे लास्ट वाला जो वलय होता है अंतिम में, यानी 6 जो वलय होता है उसमें पशुधन यानी कि जो लाइव स्टॉक आर्मिंग जो होती है वो जो है 6 में होती है, ना कि
3 में, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर सही हो जाएगा। बांध-थुनन के मॉडल संकेंद्रित वलय 4 में प्रतिभूमि के साथ फसल की खेती होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें जो है प्रतिभूमि के साथ फसल की खेती होती है। जैसे कि मैं बताऊं सबसे पहले आपको कि बाजार और बागवानी और दूध सब्जी पहले में आती है, जलाऊ और लकड़ी का उत्पादन जो होता है तीसरे में होता है, बिना परती के फसल की खेती वो फ्रेंड्स थर्ड में होती है, फसल की खेती और चारागाह वो चौथे में होती है, 3 खेत प्रणाली यानी कि 3 फील्ड सिस्टम जो होती है 5 में होती है। वहीं बात करें पशुपालन की फ्रेंड्स, तो पशुपालन जो होता है, जो कि ये थर्ड में दे रखा है, ये होता है 6 में। तो इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि बांध-थुनन ने कितने वलय बताए हैं, तो 6 वलय बताए हैं। कब दिया गया था, तो 1826 में दिया गया था, ये भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आराम से कर सकते हो। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे है काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला भी। इसमें है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी ऐसे कौन से कथन हैं जो सही नहीं है। तो बी नाथ ने भारत को 15 मैक्रो क्षेत्रों में विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स, जो बी नाथ थे इन्होंने 15 मैक्रो क्षेत्र थे और इनके 48 माइक्रो रीजन थे। माइक्रो रीजन फ्रेंड्स, ये इंडियन ज्योग्राफी का जो प्लानिंग जो है अपने भारत में प्लानिंग किस प्रकार से हुई है, कितने कितने जो क्षेत्र हैं मैक्रो और माइक्रो रीजन में विभाजित किया है, ये उसमें से क्वेश्चन है। ये भी ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो बीनाथ थे इन्होंने 15 मैक्रो में और 48 जो है माइक्रो रीजन में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये भी सही है। अशोक मित्रा ने भारत को 5 मैक्रो क्षेत्रों में विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स, जो अशोक मित्रा थे इन्होंने भारत को 5 नहीं 7 मैक्रो रीजन थे, 7 मैक्रो रीजन थे। और फ्रेंड्स 24 इसके सब रीजन थे, सब रीजन मतलब उप क्षेत्र थे, सब रीजन थे। और वहीं इसकी बात करें 64 नहीं 64 जो है माइक्रो रीजन थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ से वन लाइनर ही पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है इस तरह से। तो अशोक मित्रा ने 5 नहीं बल्कि 7 में बांटा था, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। यही पूछा है कौन सा गलत है, तो ये गलत है। तो 5 में नहीं बांटा था, इन्होंने 7 मैक्रो यानी बड़े रीजन लिए थे, 24 सब लिए थे यानी उप रीजन उप क्षेत्र लिए थे, 64 इन्होंने माइक्रो रीजन लिए थे। ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से ये पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। प्रकाश राव और LS भट्ट ने देश को 7 मैक्रो क्षेत्र में विभाजित किया था, ये पूछा है फ्रेंड्स। जो प्रकाश राव हैं LS भट्ट हैं, उन्होंने देश को 7 मैक्रो क्षेत्र में विभाजित किया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, 7 मैक्रो क्षेत्र थे। मैं यहाँ बता दूँ फ्रेंड्स, 7 जो है मैक्रो क्षेत्र थे और 51 यानी 51 जो है माइक्रो रीजन थे। माइक्रो यानी कि माइनर रीजन, छोटे रीजन। तो ये पूछा जा सकता है प्रकाश राव और LS भट्ट ने देश को कितने मैक्रो में विभाजित किया, तो मैक्रो 7 थे, माइक्रो की बात करें तो 51। आगे देख लेते हैं, ये भी सही है फ्रेंड्स बिल्कुल। चंद्रशेखर ने भारत को 13 मैक्रो क्षेत्रों में विभाजित किया था, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर ने भारत को 13 मैक्रो और 35 यानी 35 माइक्रो रीजन में यानी माइनर रीजन में, छोटे रीजन में, छोटे क्षेत्र में विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स ये रहे, इनको याद कर लीजिएगा। मैंने जो याद किए थे फ्रेंड्स, मैंने याद किया था बी नाथ 48 15 मैक्रो 48 15 63। मैंने जो याद किए थे फ्रेंड्स, इनकी ट्रिक बनाता हूँ। जैसे बी नाथ 48 15 मैक्रो, चंद्रशेखर 13 35 और 13 48। मैंने अपनी ट्रिक से ऐसे ही बनाकर दिमाग से याद किए हैं। अगर 2-3 बार आप इनको रिवाइज करोगे, अगर 5-6 में से अगर 2 या 3 भी आप याद कर लोगे, तो 2 या 1 या 2 तो ऑटोमेटिक जो है ऑप्शन के हिसाब से लग जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि प्लानिंग से है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और बता दूँ, मेरे याद आ गया। ये पूछा जाएगा TCPO मतलब, मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, टाउन कंट्री प्लानिंग, TCPO यानी टाउन कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाएगा कब आई थी ये संस्था, तो 1956 में आई थी। पूछा जाएगा TCPO के आधार पर यानी टाउन एस कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के रीजन के हिसाब से कितने मैक्रो रीजन में बांटा था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 13
मैक्रो रीजन में इन्होंने बांटा था। TCPO ने 13 में बांटा था मैक्रो रीजन में। टाउन एस कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1956 में संस्था बनी थी, जो फर्स्ट अपनी वो आई थी पंचवर्षीय योजना, उसमें इस बात की चर्चा की गई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ और प्रश्न मैंने बनाए हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई फ्रेंड्स, ये मैं जल्दी कोशिश करता हूँ इसको करने की। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जब होता है फ्रेंड्स तो लगता है कि बताने की कोशिश की जाए, क्योंकि काफ़ी और भी प्रश्न इससे रिलेटेड बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यही आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग जो है इसकी लैंग्वेज जो है बदल दी जाती है। पूछा है कौन सा गलत है। रोपण फसलों के लिए भारी परिव्यय की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल, अगर रोपण हम फसल लगाएंगे तो भारी परिव्यय का मतलब होता है फ्रेंड्स खर्चा, यानी उसकी खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि रोपण करने के लिए हमें मजदूर भी चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल सही है। पशुपालकों की अर्थव्यवस्था वाणिज्यिक है। बिल्कुल, हम और आप पशुपालक हैं, अगर उनकी अर्थव्यवस्था अगर देखोगे तो कॉमर्शियल है। बिल्कुल सही बात है। स्थानांतरण खेती की विशेषता फसल चक्र के बजाय खेत के घूर्णन द्वारा होती है। इसका मतलब होता है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसकी विशेषता फसल चक्र का मतलब होता है एक फसल लगाने के बाद दूसरी फसल लगाने के बाद तीसरी फसल, यानी कि इसकी जो विशेषता है स्थानांतरण खेती की जो विशेषता है फसल चक्र के बजाय खेत के घूर्णन द्वारा होती है। खेत के घूर्णन का मतलब होता है एक खेत को छोड़ करके इस खेत को छोड़ करके जला करके इसको, और इस खेत में करना, इसको जला करके इस वाले खेत में करना, तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये फसल चक्र के बजाय, ऐसा नहीं होता है कि आज इसमें फसल कोई और लगा ली तो इसमें दूसरी फसल लगा ली, यानी कि उसमें फसल नहीं लगाते हैं, एक बार उसमें फसल करने के बाद में उसको खाली छोड़ देते हैं जलाकर और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यही होती है स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसकी जो विशेषता है फसल चक्र के बजाय खेत का घूर्णन यानी उसका बदल देते हैं, खेत को बदल देते हैं, यही इसकी विशेषता है। ये भी ठीक है। गहन निर्वाह कृषि में पशुपालन अधिक विकसित होता है। बिल्कुल नहीं। जो गहन इंटेंसिव जो सब्सिडेंस होता है, एग्रीकल्चर होती है, इसमें पशुपालन अधिक विकसित नहीं होता। वही पशुपालन होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है बस। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है तापीय दक्षता सूचकांक यानी कि टीई थर्मल इफिशियंसी जो इंडेक्स है किसके द्वारा तैयार किया गया था। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, थार्नथवेड के द्वारा। पीई प्रिसिपिटेशन इफिशिएंसी ये भी इनका है। टीईपीई ये सब ये थार्नथवेड का है। यहाँ से क्वेश्चन ये कोपन और थार्नथवेड को मिलाकर पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, जिसमें मैंने एग्जाम दिया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा है सूची 1 या सूची 2 को मिलाइए। फ्रेंड्स मैंने इसमें कोड नहीं बनाए हैं, मैं डायरेक्ट मैच कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं कोड बनाता तो काफ़ी लंबी जो है टेक्स्ट भर जाता है, उससे दिक्कत आती है वीडियोज़ को बनाने में, बार बार लिखने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 होती है, वो कहाँ से रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स सबको पता है जो जीवाश्म ईंधन होते हैं यानी जो अर्धजलीय कार्बन पदार्थ होते हैं उससे जो है CO2 निकलती है। आगे देख लेते हैं मीथेन फ्रेंड्स जो धान का खेत होता है या जानवरों की जो जुगाली होती है, जब जुगाली करते हैं मुँह चलाते हैं तो मीथेन रिलीज होती है, इससे ये हो जाएगा। नाइट्रिक्स ऑक्साइड ये एक तरह से उर्वरक होते हैं। और CFC यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन ये तरल शीतलक मतलब लिक्विड कूलेंट्स, इनको कह सकते हैं लिक्विड कूलेंट्स। तो ये CFC यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं फ्रीज वगैरह होते हैं उससे निकलती है, तो इसका ये हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन, मीथेन धान का खेत, नाइट्रस ऑक्साइड उर्वरक, CFC तरल शीतलक। फ्रेंड्स ये फर्स्ट पेपर का जो है क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर में ये काफ़ी पूछे गए हैं, अगर आपने PY को लगाए होंगे तो, क्योंकि मैंने लगाए हैं, मुझे पता है कहाँ से प्रश्न बने हैं और इसी हिसाब से मैंने प्रश्न बनाने की कोशिश की है। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा कॉस्मोग्राफी ये अलग बुक है, डिकोरोग्राफिया ये अलग बुक है, लेकिन इसके लेखक जो हैं एक ही हैं। पूछा जाएगा कॉस्मोग्राफी डिकोरोग्राफिया किसकी पुस्तक है। तो ये फ्रेंड्स पोम्पोनियस मेला है जो कि रोम के रहने वाले हैं। पूछा जा सकता है कि जो पोम्पोनियस मेला है कहाँ के रहने वाले हैं, रोम के रहने वाले हैं, रोमन ज्योग्राफर्स हैं। कॉस्मोग्राफी पूछा जाएगा कॉस्मोग्राफी में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स इसमें एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलकी का वर्णन है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा नोट में भूकंप से होने वाले क्षरण तथा क्रिया तथा डेल्टाओं के निर्माण का विवरण प्रस्तुत किया। यानी जो भूकंप से होने वाले क्षरण मतलब इरोजन, यानी जो भूकंप से इरोजन होता है
उस क्रिया तथा डेल्टाओं का निर्माण का विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था सैनिका ने। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, पूछा जाएगा कलेक्शन ऑफ जियोग्राफिक वर्ड, यानी कलेक्शन ऑफ जियोग्राफिक वर्ड, ये अल वाकरी की पुस्तक है। एक या दो पुस्तक हर बार नहीं पूछ ली जाती हैं, तो फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा। कलेक्शन ऑफ जियोग्राफिक वर्ड ये अल वाकरी की है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया, भौगोलिक विश्वकोश, पूछा जाएगा भौगोलिक विश्वकोश या जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा लिखा गया? जकाउथ के द्वारा, जो कि अरब जियोग्राफर्स हैं। और फ्रेंड जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया यानी कि भौगोलिक विश्वकोश ये स्ट्रैबो के द्वारा भी लिखा गया है। तो भाई इसको याद रखिएगा, जौन से जो भी हो ऑप्शन में उसको लगा दीजिएगा, क्योंकि जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया स्ट्रैबो ने भी लिखी थी और जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया जकाउथ ने भी लिखी थी। जकाते जकाते इन्होंने जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया लिख दी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, पूछा जाएगा पैराडाइम यानी कि चिंतन फलक या प्रतिनान, ये किसने दिया था? कोहन ने। इसके 3 नाम है, पैराडाइम, चिंतन फलक और प्रतिनान, इंग्लिश में कहें तो पैराडाइम, ये कोहन ने दिया था। नोमोथेटिक ज्योग्राफी, पूछा जाएगा नोमोथेटिक ज्योग्राफी के कौन है? तो शेफर हैं। इन्होंने ये जो है अपवादवाद के पिता हैं, यानी कि एक्सेप्शनलिज्म यानी अपवादवाद यानी कि एक्सेप्शनलिज्म उसके समर्थक हैं। ये पीजीटी में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। मैंने सोचा काफ़ी अच्छे से विस्तृत अध्ययन इसका किया जाए, बताया जाए, जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएँ वो बन जाएं। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, जिससे कि जो यूट्यूब पे है उसका एल्गोरिदम बना रहे और वीडियोज़ आगे तक जाती रहे। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं हो तो, क्योंकि मैं रोज़ नई वीडियो इस तरह की लाने की कोशिश करता हूं, जिससे आने वाला जो एग्ज़ाम है, अब तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम है, इससे कि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो एग्ज़ाम में। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कैसी वीडियोज़ लगी, जो मैं कल और अच्छा लगता है ऐसे बताते हो तो ऐसा लगता है और वीडियोज़ बनाई जाएँ। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।